थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने लास्ट जो फॉर्मूला बताया था वो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये फॉर्मूला बता चुके थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये था फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब ये क्योंकि डिस्टेंस है तो यहां पे मॉड लगा देते हैं जिससे डिस्टेंस पॉजिटिव आए, अपॉन में था b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमने क्योंकि लास्ट में टाइम कम बचा था फॉर्मूला लिखवाया था और क्वेश्चन समझाया था कैसे करना है, तो आज एक एग्जाम्पल इसका करवा देते हैं। जैसे कहा है कि फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स x माइनस 1/1 y प्लस 2/-1 और z माइनस 3/2 एंड x प्लस 2/3 y माइनस 1/1 z माइनस 4/3। ये दो लाइन है और इनके लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बतानी है। तो ये सब बता चुके हैं। जैसे इसमें a1 तो होता है, जैसे फर्स्ट लाइन है तो इसमें एक तो पॉइंट होगा वो होगा a1 और इसका पैरेलल वेक्टर होगा b1। तो पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन ये जो है इस पर पॉइंट होता है a1। तो वो कैसे निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1। तो x माइनस x1 पे होता है x1 आई तो x1 1 है तो 1 into i, फिर होता है y माइनस y1 तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये बता चुके हैं पहले। तो जो है y1 माइनस 2 होगा तो माइनस 2j, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ये होगा 1 into i। पॉइंट ऐसे निकालते 1 into i, और अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो माइनस 2 into j, और यहाँ तो सही है z माइनस z1 होता है, z1 हो गया 3 तो प्लस 3k। तो पहली लाइन पर ये पॉइंट है और इसका पैरेलल वेक्टर पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन ये फर्स्ट लाइन का ही निकालना है क्योंकि यहाँ फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है हमने पहले ही। तो पैरेलल वेक्टर b1 ये इससे निकालते i माइनस j और प्लस 2k। तो पैरेलल वेक्टर ये तो अपॉन में तो 1 into i और माइनस 1 into j तो माइनस j और प्लस 2k। इसी तरह दूसरी पॉइंट पर निकालेंगे, वो होगा पॉइंट a2, लाइन पर जो पॉइंट है a2 और पैरेलल वेक्टर होगा b2। तो पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन तो ये बताया था जैसे सेकेंड लाइन पर पॉइंट है वो लेते हैं a2, जैसे फर्स्ट पे निकाला है बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ प्लस है तो ये ले लेना -2 तो -2i कैप, और माइनस है तो ये लेना 1 + 1 तो 1 into j, और यहाँ माइनस है तो ये ले लेंगे +4 तो +4k, क्योंकि फॉर्मूले माइनस होता है ना z माइनस z1। तो माइनस है तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस का ले लेना -2i, और माइनस है तो ये प्लस का ले लेना 1 into j, और प्लस क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो ये +4 लेंगे 4k।
और इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर सेकंड लाइन का इसका पैरेलल वेक्टर होगा b1 b2। वो कैसे निकालेंगे, ये जो नीचे हैं तो 3i इससे बना लेंगे 3i प्लस j प्लस 3k। अब ये निकालेंगे b1 क्रॉस b2, पहले निकालेंगे b1 क्रॉस b2 क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में है फॉर्मूले में, तो b1 क्रॉस b2। तो इसके लिए बनाएंगे डिटर्मिनेंट या सारणिक। तो i j के b1 से लिखेंगे फर्स्ट 1 माइनस 1 2, ये होगा 3 1 3, तो i कैप के साथ आएगा -3 -2, तो -5 i कैप माइनस j के साथ आएगा 3 6, तो -j के साथ -3 होगा तो वो +3j, क्योंकि यहाँ -j होगा इसके साथ इनटू में भी वो आएगा 3 6, तो -3, तो -j इंटू -3 तो 3j, और k के साथ क्या आएगा 1 और +3 तो +4k। तो ये तो निकाला है b1 क्रॉस b2। अब इसका निकालेंगे, अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। b1 क्रॉस b2 आया था तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √25 प्लस 9 प्लस 16, 20 इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आएगा √50, जिसे लिख सकते हैं 5√2, इसे लिख सकते हैं हम 5√2। तो ये b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो यहां रखेंगे फॉर्मूले में। अब निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 का मतलब इसमें से ये माइनस कर दें, तो -2 और ये भी माइनस होगा -i, तो -3i, ये माइनस ये तो +3j, हाँ j और ये माइनस होगा -2j तो प्लस हो जाएगा, और 4k और -3k तो +k। a2 माइनस a1 ये है। अब ऊपर जो फॉर्मूले में है, अब एक बार वही लिख रहे हैं स्टार्टर डिस्टेंस SD, हाँ यही लिख रहे हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसका मॉड है फिर, और अपॉन में है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये तो फॉर्मूला लिखा है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये तो a2 माइनस a1 ये है और b1 क्रॉस b2 ये है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर लिखना है। डॉट प्रोडक्ट तो इजी होता है, तो क्या आएगा ये है ना a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो -3 इंटू -5 तो 15, और ये आएगा +9, j और j का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट +9, और आएगा +4। तो मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है वैल्यू प्लस में ही आ रही है, नहीं तो माइनस में आती है तो प्लस करके लिख देते हैं, बस मॉड का मतलब ये है। और इसका मैग्नीट्यूड है 5√2, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हुआ अपॉन में, तो ये 5√2, तो ये आ जाएगा इसमें 28 अपॉन 5√2, इसमें √2 कैंसिल हो सकता है तो ऊपर बचेगा 14√2 अपॉन 5। हाँ तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया था, लेकिन एग्जांपल नहीं बताया था, तो एग्जांपल ये बता दिया है। दो लाइन की इक्वेशन दी है, तो पहली लाइन ये है, इससे जो पॉइंट होता है वो a1, वो कैसे लिखते हैं, माइनस के बाद ये जो है ये 1 इंटू i, और अगर प्लस है तो इसे -2 इंटू j,
और माइनस, ये माइनस है तो प्लस 3 लेंगे इनटू के, साइन चेंज करके लेना। जैसे यहाँ माइनस है तो +1 और प्लस है तो -2, तो इसको i से इसको -2j और +3k, ये तो पॉइंट हो गया। पैरेलल वेक्टर यहां से लिखते हैं 1 × i, ये जो लिखा था, और प्लस j × -1 तो -j और +2k। इसी तरह इस पे जो पॉइंट है वो a2 लिया था, वो इससे निकाला है, इसका पैरेलल वेक्टर b2 जैसे पहली लाइन के लिए समझाया था। फिर b1 क्रॉस b2 निकाला है, डिटरमिनेंट बना के, सारणी बना के, b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका ये निकाला है मापांक, फिर निकाला है a2 - a1, इसमें से माइनस करके, फिर फॉर्मूला लिख के a2 - a1 तो ये है और b1 क्रॉस b2 ये है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर लिखा है सदिश गुणन, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मापांक। तो इसका एग्जांपल ये है। अब नेक्स्ट ये करवाते हैं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हारी प्रॉब्लम में यूज होगा। ये बता रहे हैं कि किसी भी लाइन पर कैसे पॉइंट एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ेगा, अभी जब आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो जैसे लाइन की इक्वेशन दी होगी तो पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं। जैसे पता होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन यह है x - x1 अपॉन l, y - y1 अपॉन m, z - z1 अपॉन n। जैसे लाइन की इक्वेशन ये है, तो ए पॉइंट ऑन लाइन, जैसे तुम्हें एज्यूम करना होगा प्रॉब्लम के लिए, तो वैसे एज्यूम करते हैं कि जैसे लाइन में 3 टर्म इक्वल होती है तो तीनों को लैम्डा के इक्वल ले लेना, तीनों को लैम्डा के इक्वल ले लेंगे। तो हम एक बता रहे हैं जैसे x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ये जो पहली टर्म है ना, ये लैम्डा के इक्वल रख देंगे, तो इससे जो x की वैल्यू आएगी, जैसे पहले ये आएगा तो l इंटू लैम्डा, तो x की वैल्यू आएगी x1 प्लस l लैम्डा। तो लाइन में जो पॉइंट एज्यूम करेंगे, अभी इसका एग्जांपल बताएंगे। तो x कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा x1 प्लस l लैम्डा। इसी तरह ये इसको इक्वल रख के जो y की वैल्यू आएगी वो y कोऑर्डिनेट, तो पहले m यहाँ आएगा फिर y1 इधर आएगा, तो ये आएगा y1 प्लस m लैम्डा। इसी तरह इसको इसके इक्वल रख के जैसे ये बताया इसी तरीके से निकालना है। ये तो x कोऑर्डिनेट होता है, सिर्फ y और z कोऑर्डिनेट ये निकालना है। तो इसको इक्वल रख के z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी z1 प्लस n लैम्डा, क्योंकि ये क्वेश्चन में तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल बता रहे हैं। आगे ये पॉइंट है बस, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन ये है x - 1/2, y + 2/4 और z - 3/5। तो इस पर पॉइंट कैसे एज्यूम करेंगे? लेट पॉइंट ऑन लाइन, ये ऐसे एज्यूम करते हैं कि इन तीनों को ले लेते हैं लैम्डा के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इसके इक्वल रख के जैसे अभी ये समझाया था, तो जैसे इसको इसके इक्वल रखेंगे तो पहले तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा और फिर 1 प्लस में आएगा, तो ये आएगी 2 लैम्डा प्लस 1 x की वैल्यू। इसको जब इसके इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा माइनस 2, और जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो वैल्यू आएगी 5 लैम्डा प्लस 3। तो इस तरीके से पॉइंट एज्यूम करते हैं। बस ये स्टेप आना चाहिए, फिर आगे तो हम समझाएंगे कैसे क्या करना है। अब जो नेक्स्ट बता रहे हैं हम,
ये बता रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये दो लाइन है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जहां पे ये कट कर रही है। तो इसके लिए दोनों लाइन की इक्वेशन दी होगी x माइनस एक्स वन अपॉन एल पहली लाइन, y माइनस वाई वन अपॉन एम और z माइनस जेड वन अपॉन एन पहली लाइन। तो यहां पे भी कर लो L1 M1 N1 जैसे तो पहली लाइन है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन एम टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन एन टू। दूसरी लाइन ये है। तो ये निकालना है ये दोनों किस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो इस पे पॉइंट क्या एज्यूम कर सकते हैं, जैसे इसे ले लें लैम्डा, तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है जैसे ये ए, ये दोनों पर होगा। तो जैसे ये ए पॉइंट है अभी जो बताया है कैसे एज्यूम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने ए ले लिया है, तो ये फर्स्ट लाइन पर भी होगा और सेकंड पर भी होगा, ये दोनों पर होता है ये। तो फर्स्ट लाइन पर है तो इसे कैसे एज्यूम कर सकते हैं, जैसे इसको लैम्डा के इक्वल ले लिया तो ए के कोऑर्डिनेट ये आएंगे लैम्डा L1 प्लस x1 और ये आएगा लैम्डा M2 लैम्डा M1 प्लस y1 और ये इसके इक्वल रखोगे तो आएगा लैम्डा N1 प्लस Z1। हाँ, तो ये पॉइंट ए फर्स्ट लाइन पर है तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे ये पूरा भी समझाया था। अच्छा, ये पॉइंट ए सेकंड पर भी है तो सेकंड से भी एज्यूम कर सकते हैं, तो इसे म्यू ले लेना, मतलब कुछ और लेना, जैसे लैम्डा हम ले चुके हैं तो इसे ले लेंगे म्यू। इन तीनों को किसके इक्वल ले लेंगे, म्यू के, क्योंकि ये सेकंड पर भी है, इंटरसेक्शन का पॉइंट दोनों पर होता है। तो सेकंड लाइन के लिए ऐसे एज्यूम करेंगे, इससे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, म्यू L2 प्लस x2 म्यू M2 प्लस y2 और म्यू M2 प्लस z2। तो ये दोनों लाइन पर है तो दोनों से अलग अलग एज्यूम किया है, जैसे इन तीनों को लैम्डा के इक्वल रख के अभी जो बताया था ऐसे x y z की वैल्यू आएगी, ये एज्यूम कर लेंगे। लेकिन यही पॉइंट है सेकंड लाइन से ये म्यू के इक्वल रख के ही आ जाएगा। अब पॉइंट तो एक ही है तो इसको रख देंगे इसके इक्वल, जैसे दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल रख देंगे लैम्डा L1 प्लस x1 इज इक्वल टू म्यू L2 प्लस x2। तो ये लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी ये इक्वेशन आ जाएगी एक लैम्डा म्यू में, लैम्डा और म्यू में इक्वेशन बनेगी क्योंकि बाकी वैल्यू दी होंगी, जैसे ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह y कोऑर्डिनेट इक्वल रख देंगे लैम्डा n1 प्लस y1 इज इक्वल टू म्यू m2 प्लस y2। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा म्यू में, ये लैम्डा म्यू में बनेगी दूसरी इक्वेशन। वैसे तीसरी भी बन जाती इस और इसको इक्वल रख के, लेकिन हमारे पास हमें दो अननोन निकालने हैं, दो, तो उसके लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है। तो जैसे दो इक्वेशन बनेगी लैम्डा म्यू में, अननोन से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना या म्यू की, दोनों की जरूरत नहीं है। जैसे इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो दोनों की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इसमें दोनों की जरूरत नहीं है
क्योंकि तुम्हें या तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना इन दोनों इक्वेशन से और वो इसमें रख देंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, या म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी इजी होगी एक वैल्यू निकाल लेंगे, म्यू की निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमने बताया था कि ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड है। तीसरी इक्वेशन भी बन सकती है इसको इसके इक्वल रख के। तो जैसे तीन इक्वेशन बन सकती हैं और पहली दो को सॉल्व करें तो उनसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीसरी को सेटिस्फाई ना करे तो ये कह सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये वो बता रहा है क्योंकि हो सकता है एक ऑप्शन में ये भी हो कि लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसा होगा जैसे ये पहली इक्वेशन इन दोनों को इक्वल रख के पहली इक्वेशन बनेगी, एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल रख के, इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल रख के सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो मैं ऐसा करना, दो इक्वेशन बनाना, तीसरे को इक्वल मत रखना, इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, वो इसमें रख देना, या म्यू की वैल्यू निकाल के इसमें रख देना। दोनों से अगर सेम आती है, सेम पॉइंट आता है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर दोनों में डिफरेंट आता है, जैसे लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख के कुछ और आ रहा है और म्यू की वैल्यू यहाँ रख के कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये इसका मेथड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। अब जो है कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं क्योंकि 3D में दो ही चीजें हैं, एक तो लाइन और एक प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के कुछ फॉर्मूले बताते हैं, फिर दोनों में कंबाइंड क्वेश्चन भी है, मतलब लाइन के और प्लेन के। तो ये पहला पॉइंट तो ये बताया था कि लाइन के पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं। अब ये चीजें ऐसी है कि इनके मेथड आने चाहिए, क्वेश्चन तो इनसे हो जाएगा जो समझा रहे हैं। अब जैसे इसमें एक और बता रहे हैं, टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, इसका भी मेथड समझ लो तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन किससे होगी इसका भी ये आनी चाहिए। ये एक लाइन की क्वेश्चन है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल। एक लाइन की क्वेश्चन दी होगी y माइनस वाई वन अपॉन एम और z माइनस जेड वन अपॉन एन। ये लाइन की क्वेश्चन दी होगी। ये एक पॉइंट दिया होगा ए बी सी, ये पॉइंट दिया होगा इसमें ए बी सी। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो जैसे इसके कोऑर्डिनेट तो पता है, ये जो परपेंडिकुलर यहां मिला है ये क्या कहलाता है, जैसे ये बी पे मिला है तो बी कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो बता रहा है बी कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब। तो इसका मेथड समझा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बी है ये इस लाइन पर है, पॉइंट बी जो है वो इस लाइन पर है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते हैं। तो पहले तो ये लगाना है पॉइंट बी लाइज ऑन लाइन। ये जो पॉइंट बी है ये इस लाइन पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट जैसे हमने बताए थे क्या एज्यूम कर सकते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल लेके बी के कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट होंगे, इसको इसके इक्वल रख के एक्स की वैल्यू आएगी एल लैम्डा प्लस एक्स वन, और इसको इसके लैम्डा के इक्वल रख के वाई की वैल्यू आएगी एन लैम्डा एम लैम्डा प्लस वाई वन और एल लैम्डा प्लस जेड वन। जब ये बी के कोऑर्डिनेट ये एज्यूम कर लेना, इसमें अननोन केवल लैम्डा होगा, बाकी सब वैल्यू पता होंगी।
अच्छा, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन ये लिख लेना, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन, जिसे हम जनरली बी बोलते हैं, बी। तो ये इससे आता है, ये आएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। यहां भी दिखा भी दे रहे हैं तुम्हें फिगर में, ये पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन हो गया बी, ये इस लाइन के पैरेलल है। अब निकाल लेना ए बी, क्या निकालेंगे, वेक्टर निकाल लेंगे ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए से। तो बी का तो ये है पोजीशन वेक्टर, और ए का इससे बना लेना, मतलब इसमें हम बता दे रहे हैं कि ओ बी और ओ ए क्या, ओ बी और ओ ए क्या होगा, क्योंकि बाकी तो माइनस तो कर ही लोग हैं, तो ओ बी तो ये हो जाएगा एन लैम्डा प्लस एक्स वन आई कैप प्लस एम लैम्डा प्लस वाई वन जे कैप और प्लस एन लैम्डा प्लस जेड वन के कैप। ओ भी ये होगा, ओ ए इससे बना लेना, ओ ए होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये वेक्टर ये आ जाएगा, इसमें से ही माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, बस लैम्डा लो ना, बाकी सब 2 3 4 ऐसे होंगे ये। तो ये वेक्टर आ जाएगा ए बी, कैसे, ओ बी में से ओ ए माइनस करके, ओ बी तो इससे लिख देना, ये जो बी, ये जो बताया था लाइन पर पॉइंट है, तो ये एज्यूम करके आई जे कैसे मल्टीप्लाई करके ओ ए इससे बन जाएगा, इन्हें आई जे कैसे मल्टीप्लाई करके, तो इससे ए बी आ जाएगा। अब ये कंडीशन लगा देना कि ए बी और वेक्टर बी, लाइन का जो पैरेलल वेक्टर था, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो लाइन के पैरेलल है, ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो बी और ए बी परपेंडिकुलर हो गए, तो ए बी और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो जब इन दोनों का ए बी ऐसे निकालोगे और वेक्टर बी ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर बी तो ये लाइन का पैरेलल वेक्टर तो इससे निकाला था, और ए बी इसमें से निकालोगे, ये बताया था ओ बी में से माइनस करके, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के को लग देना, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। हाँ, वी विल फाइंड लैम्डा, तो वो लैम्डा की वैल्यू यहां रख देंगे, तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट ही पूछे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनके मेथड पता होने चाहिए, तो उससे तुम क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें ये गिवन है, ये पॉइंट गिवन होगा, ये लाइन की इक्वेशन ये गिवन होगी, ये भी दी होगी, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये निकालना है हमें। तो इसके लिए पहले तो लाइन पर पॉइंट एज्यूम कर लेना बी, जो हम बता चुके हैं यार, तीसरी बार बता देंगे कि जैसे लाइन के इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख के इससे इक्वल रख के एक्स की वैल्यू आएगी, इसको इसके इक्वल रख के वाई की वैल्यू आएगी, इसको इसके इक्वल रख के जेड की वैल्यू आएगी। तो ये तो पहले तो पॉइंट एज्यूम कर लेना बी, फिर लिख लेना पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन। वो कैसे लिखते हैं, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन को हमने बी से डिनोट किया है, ये दिखाया भी है फिगर में बी, ये ऐसे लिखते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब हमने बताया था ये लिख लेना ओ बी, ओ बी का मतलब इसे आई, इसे जे और इसे के से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। ओ ए का मतलब इसका इससे सदिश पोजीशन वेक्टर, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, फिर निकाल लेना ए बी, ओ बी में से ओ ए माइनस करके। अब इसमें बी तो लाइन के पैरेलल है और ए भी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए, क्योंकि ये लाइन के परपेंडिकुलर, ये लाइन के पैरेलल, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
तो जब ए बी, ये बता चुके हैं ना, इसमें से माइनस करके ए बी आएगा और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 के ऊपर रखोगे तो इससे क्या जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब इसमें अगर ये डिस्टेंस पूछी हो तो बी के कोऑर्डिनेट आने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू रखते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस पूछिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ जाएगी। तो मेन तो वही था, मोटा परपेंडिकुलर निकालना। ये डिस्टेंस पूछिए तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्लेन के बारे में बताएंगे, क्योंकि फिर लाइन और प्लेन की भी कंडीशन होती है। तो अब प्लेन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि लाइन का ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है लाइन का। हाँ, अब है इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ, अब प्लेन के बारे में बता रहे हैं, प्लेन के। तो प्लेन का फॉर्मूला है, प्लेन का यह इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, passing through a point whose position vector is a and normal vector of plane is n। इसमें मेन फॉर्मूला ये है, और जो बाकी फॉर्मूले है वो इससे उनके याद करने की जरूरत नहीं है, एक तो और बता रहे हैं प्लेन में, तो इससे क्वेश्चन हो जाते हैं, बस इसे समझ लो एक बार। जैसे ये प्लेन है, प्लेन तो कोई भी शेप बना सकते हो, जैसे ऐसे दिखा देते हैं। प्लेन पर ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, प्लेन पर ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन से 90 डिग्री पर ये वेक्टर है एन, ये वेक्टर क्या है एन। यही इंपॉर्टेंट होता है प्लेन का नॉर्मल निकालना, पॉइंट तो अक्सर दिया होता है प्रॉब्लम में, ये प्लेन से 90 डिग्री पर होता है ये। तो जब प्लेन की इक्वेशन लिख रही है तो इस पर हमने बताया था एक पॉइंट ले लेते हैं बी, जिसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं आर। कभी भी किसी की इक्वेशन लिखनी होती है तो इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर। तो ये वेक्टर क्या आएगा ए बी, ए बी इससे आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर वो हमने आर लिया है, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर वो ए है, जिसकी इक्वेशन लिखनी होती है। इसमें कुछ ये तो दिए हैं, जैसे ये पॉइंट दिया है, ये नॉर्मल वेक्टर दिया है, लेकिन एक पॉइंट वो एज्यूम करते हैं आर, आर वो होता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में इक्वेशन आती है आर, ये होता है एक्स वाई जेड। अगर वेक्टर में लिखोगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अगर वैसे लिखोगे कार्टेशियन में तो आर पॉइंट ये होता है एक्स वाई जेड, इसी का पोजीशन वेक्टर बना देते हैं वेक्टर के लिए। तो ये होगा ए बी का मतलब बी का पोजीशन वेक्टर वो आर है, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर वो ए है, और एन एक तो निकला है आर माइनस ए, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का इससे। अब ये जो ए बी है
और ये जो n है ये परपेंडिकुलर हुए क्योंकि एक प्लेन में है, एक प्लेन से 90 डिग्री पर है, ये तो प्लेन में है और ये प्लेन से 90 डिग्री पर, तो ये परपेंडिकुलर हुए। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका ए बी का और एन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ए बी तो है आर माइनस ए, ये है एन इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। अब यही इसका मेन फॉर्मूला है और एक दो और बता रहे हैं, लेकिन हमें प्लेन का नॉर्मल निकालना आना चाहिए। पहले एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, वो तो मैं आता भी होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा ये बता रहे हैं एक बार। एक प्लेन का नॉर्मल ये होता है, प्लेन का नॉर्मल, तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम में निकालना होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया होगा। और नॉर्मल निकालने का तरीका, प्लेन का नॉर्मल निकालने का तरीका हमने वेक्टर में भी समझाया था, तो एक बार वेक्टर के जरूर देखना, वेक्टर जरूर देखना ध्यान से, क्योंकि ये वेक्टर से रिलेटेड है। अभी तो हम ऐसा एग्जांपल बता रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन एन दिया नहीं होता, हम समझाएंगे वो भी कि एन ज्यादातर निकालना होता है। तो इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे ये कहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through points passing through points 1 minus 1 2 0 1 1 minus 2 1 0। अब हम ये बता रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये तो हमने फॉर्मूला बताया नहीं कि प्लेन पर 3 पॉइंट है तो उससे पास होने वाली, ये जो 3 पॉइंट है प्लेन पर, इस प्लेन की इक्वेशन रखनी है और प्लेन पर 3 पॉइंट है ये, जिनके कोऑर्डिनेट ये ए बी सी है। जैसे ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा, ये अगर तुम देखोगे तो ये फॉर्मूला भी लिखा है हर एक बुक में, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो 3 पॉइंट से पास होता है, लेकिन हम ये बता रहे हैं इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को समझ लो एक बार। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ये हर बुक में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इसका लिखा है। लेकिन हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये पता है फॉर्मूला तो उसकी जरूरत नहीं है। मेन चीज ये है कि प्लेन का नॉर्मल निकालना आना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर प्लेन, और एक प्लेन पर पॉइंट पता हो। तो पॉइंट तो इसमें 3 पता है एक ही जगह, जैसे ये तो किसी से बना सकते हो। प्लेन का नॉर्मल निकालना आना चाहिए, तो इस फॉर्मूले को फिर अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें ओ ए क्या होगा, ओ ए का पोजीशन वेक्टर, इसे आई से, इसे जे से और इसे के से, तो आई माइनस जे प्लस 2k। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि बुक में जितने ही फॉर्मूले लिखे सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे तुम्हें अब ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, बस ये समझाना चाह रहा है, जिससे कि एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद मत करना, जो बेसिक चीज है वो समझने की कोशिश करा करो। जैसे ये पॉइंट दिया तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा, इसे आई से, इसे जे से, इसे के से। इसी तरह ओ बी क्या होगा, ओ बी इसे आई से करेंगे 0 तो क्या आएगा जे प्लस के। ओसी क्या आएगा इसी तरह माइनस 2i और प्लस जे होगा, क्योंकि के की टर्म हो जाएगी 0 है 0 है। अब उसमें चले जाओ वेक्टर में, वेक्टर वाले चैप्टर को देखना, जिन्होंने वो नहीं देखा है अभी तो वो देखना, इसके बाद उससे समझ सकते हो। हमने ये बताया था कि जैसे ये प्लेन में 3 पॉइंट है तो वेक्टर ए बी निकालने
और AC निकालने वेक्टर में समझा चुके हैं, फिर हमने बताया भी था इसका आगे 3D में यूज कैसे होगा। तो वेक्टर निकालना AB, AB क्या होगा, ये तो सबको आता ही है, OB माइनस OA। तो इसमें से माइनस कर दो, वो तो कर ही देंगे सब, तो हम माइनस करके लिख दे रहे हैं, तो ये आएगा -i प्लस 2j माइनस के। ये हमने इसके बाद जैसे ये तो तुम्हें पता ही है पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं सी सदिश। इसके बाद प्लेन का नॉर्मल निकालना बताया था, ये जो n निकालना है ये बता चुके हैं वैसे, तो इसलिए वेक्टर का भी चैप्टर जरूर देखना। ये ए बी निकाल लेंगे, ओ बी में से ओ ए माइनस करके, फिर ये निकाल लेंगे ए सी, ए सी निकाल लेंगे, ये आएगा ओ सी माइनस ओ ए से, ये आएगा ओसी में से ओ ए माइनस करके, तो वो आएगा -3i, माइनस से कर लेंगे हम, डायरेक्ट माइनस करके लिख देना है, -2i माइनस i, ये होगा +2j -2 के। अब हमने बताया था कि जैसे ये दो वेक्टर हैं, तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ए बी क्रॉस ए सी, तो दोनों से 90 डिग्री पर ये वेक्टर आता है, दोनों से 90 डिग्री पर, तो दोनों से 90 डिग्री पर जो वेक्टर होगा वही प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा, प्लेन से 90 डिग्री पर। हाँ तो ये था, तो n किससे आएगा, n आएगा ए बी क्रॉस ए सी से। ये सब वेक्टर में बता चुके हैं, इसीलिए बता रहे हैं वेक्टर ये रिलेटेड है, जो एक 3D करें एक बार वेक्टर जरूर करें। अब तो पूरा वेक्टर है, यहां से वेक्टर से भी मैं बता चुके हैं सभी। अच्छा तो ए बी, ये ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालेंगे, वो n होगा, जो ये फॉर्मूले में n है। तो ए बी क्या आया था, -1 2 -1, ए सी क्या आया था 3 -3 2 -2, तो आई कैप के साथ क्या आएगा, -4 और +2, तो -2i, आई के साथ क्या आएगा, -4 +2, तो -2 आएगा। -j के साथ क्या आएगा, -j के साथ आएगा 2 -3, तो -1 इंटू -j, तो आएगा +j, और k के साथ क्या आएगा, k के साथ आएगा -2 और +6, तो +4 के, ये n आ गया। अब ये प्लेन का नॉर्मल और उसमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट है प्लेन पर, तो ये n आ गया। अब एक इससे बना लो, इसे ले लो, या इसे ले ले, या इसे ले ले, किसी को भी ले सकते हो। तो a क्या ले लेंगे, a हो जाएगा, a यही ले रहे हैं पहला वाला, किसी को भी ले सकते हैं, i -j +2 के, ये हो गया a। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां कर रहे हैं, इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, तो यही लिख देना फॉर्मूला, और इसमें फिर r डॉट, यही है, इसी में रखना है r डॉट n,
तो आर डॉट आर ऐसे ही रहेगा, डॉट एन को रख देना, ये नॉर्मल वेक्टर जो निकाला था -2i प्लस जे और प्लस 4k, और a डॉट एन इधर a डॉट एन, तो a और n का डॉट प्रोडक्ट, ये a है और ये n है, तो a और n का डॉट प्रोडक्ट जाएगा -2, क्योंकि 1 into -2 तो -2, फिर आएगा -1, सदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट a डॉट n, ये a है ये n है, तो इसमें एक साथ 1 है, इसमें -2 है, तो -2, फिर आएगा -1 और +1, तो -1, तो -2 -1 +8, 2 into 4, तो ये आ रहा है -2 -1 और +8, तो ये आ जाएगा 5। तो केवल हम ये समझाना चाह रहे थे कि जैसे तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, ये कब यूज करते हैं, प्लेन का नॉर्मल n है और प्लेन पर एक पॉइंट a है, तो ये होता है r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। अब ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखा है बुक में, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हम वेक्टर में समझा चुके हैं कि अगर प्लेन पर 3 पॉइंट होते हैं तो उसका नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट लिखवा चुके हैं वेक्टर में। तो मेन n निकालना था, फिर इसी फॉर्मूले से हो गया, तो एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बुक में दिया हुआ है 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, उसकी जरूरत नहीं है। तो प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पे ये भी समझाना चाह रहे हैं हम कि प्लेन की इक्वेशन लिखने के 2 तरीके हैं, तो ये तो है वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। तो पहला तरीका तो ये है वेक्टर फॉर्म, ये होती है r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, और दूसरा है जो हमने लाइन में ही बताया था, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा करते हैं कि उसमें वेक्टर नहीं होते, आई जे के एक्स वाई जेड होते हैं, तो r डॉट ये हटाकर यहां कर दे x, r डॉट ये हटा दो, इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, r डॉट ये हटा दो तो, और इसकी जगह कर दो x, तो -2x, j कैप की जगह कर दो y, और k कैप की जगह कर दो z, ये और ये कांस्टेंट ऐसे लिख देना, तो ये प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म है, इसमें ये होता है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जैसे ऐसे इसमें तो ऐसे आएगी r डॉट और ये वेक्टर होगा इज इक्वल टू इधर होगा कोई भी कांस्टेंट आदेश स्केलर, तो r के साथ डॉट में जो होता है ये नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन होता है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी कंडीशन के हो, मेन चीज जो बता रहे हैं वो ये जरूरी है कि r के साथ डॉट में जो प्लेन का नॉर्मल होता है, और इधर कोई भी स्केलर टर्म होगी क्योंकि इधर डॉट प्रोडक्ट आता है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में ये होगा x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, एक कांस्टेंट टर्म होगी। प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे होती है, प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे होती है, तो इसमें नॉर्मल वेक्टर ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ये कैसे आती है, ये r की जगह वही रख देते हैं, ये वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के रखते हैं, और डॉट प्रोडक्ट करोगे r की जगह क्या रख देंगे, xi प्लस yj और प्लस z के, और वो रख के इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे हमने सीधे बताया है कि ऐसे लिख देना, r डॉट ये हटा दो, इसकी जगह x y और z कर दो और कांस्टेंट ऐसे लिख देना। अब ये बता रहे हैं प्लेन की इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखी है तो नॉर्मल कैसे लिखते हैं, नॉर्मल ऐसे लिखते हैं -2, इसकी जगह कर दो i कैप, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन अगर कार्टेशियन फॉर्म में, अभी दोबारा एक और एग्जांपल से समझा देंगे, इसकी जगह कर दे j कैप और इसकी जगह कर दे 4k कैप और कांस्टेंट हटा दो। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो प्लेन की इक्वेशन से भी नॉर्मल लिखना आना चाहिए,
वेक्टर फॉर्म में तो आर डॉट के बाद जो होता है वो प्लेन का नॉर्मल होता है, प्लेन से 90 डिग्री पर वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में जैसे ये है इस तरीके से, तो प्लेन का नॉर्मल होगा, इसकी जगह कर दो एन, लिख दो एन नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, इसकी जगह कर दो आई कैप, इसकी जगह जे कैप, इसकी जगह कर दो के कैप, तो बस ये होगा, ये कांस्टेंट हट जाता। तो पहला फॉर्मूला ये बताया था, जब प्लेन का नॉर्मल पता होता है, प्लेन पर एक पॉइंट पता होता है, तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। इससे हमने ये भी समझा दिया है कि प्लेन पर 3 पॉइंट की इक्वेशन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इससे हो जाएगा ये। और ये वेक्टर में भी समझाया था, 3 पॉइंट प्लेन में होते हैं तो नॉर्मल ऐसे निकालते हैं और फिर यहां रख देते हैं। फिर ये समझाया था कि प्लेन की इक्वेशन ये है, तो इसी से ये जैसे वेक्टर फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर ये समझाया था प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में 4 टर्म होंगी, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1 और एक कांस्टेंट। तो ये समझा था कार्टेशियन फॉर्म में तो प्लेन का नॉर्मल कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में तो प्लेन का नॉर्मल कैसे लिखते हैं। तो ये तो पहला फॉर्मूला था। अब दूसरा इसी में ही समझा चुके हैं, वही लिख रहे हैं दूसरा फॉर्मूला। प्लेन का दूसरा फॉर्मूला ये समझा चुके हैं इसी में ही, एग्जाम्पल में ये जो बताया था। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ ऐसी होती है ये, वो तो एग्जाम्पल बताया था, समझा दिया है वैसे ये कैसे आती है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे होती है। अब जब ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे दी होगी तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये भी समझाया है। नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, एंड ए आई, ये ऐसे इक्वेशन दी होगी तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं, जो प्लेन से 90 डिग्री पर होता है। तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बस, और कांस्टेंट हटा देंगे। तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन का जो अभिलंब है प्लेन से 90 डिग्री पर, ये लिखना आना चाहिए, ये प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दूसरा हम यह समझा चुके थे एग्जांपल में, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और इसका नॉर्मल प्लेन ऐसे लिखते हैं कि x की जगह i कर दो, y की जगह j और z की जगह k, और ये हटा दो कांस्टेंट। तीसरा फॉर्मूला है इसका प्लेन का, यह इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from origin, इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from origin, जिसकी मूल बिंदु से दूरी p है, whose distance from origin is p and normal unit vector of plane is n cap। एक प्लेन है जिसकी ओरिजिन से मूल बिंदु से दूरी p है, और ये प्लेन से 90 डिग्री पर वेक्टर है n कैप, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है ये, प्लेन से 90 डिग्री पर तो है लेकिन ये यूनिट वेक्टर है।
तो प्लेन की इक्वेशन होती है r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। तो इसमें मैंने ये बता रहा है जैसे n दिया होता है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें प्लेन की मूल बिंदु से दूरी p ऐसे लिखा होगा बस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये फॉर्मूला कब लगेगा। ये कब लगेगा, जब समतल की मूल बिंदु से दूरी दी होगी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम ये समझा रहे थे, इसमें n दिया होता है नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। जैसे ये दिया है n, मतलब नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन दिया होता है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। ये दिया होता है जैसे n, तो तुम्हें n कैप बनाना पड़ता है। n कैप होता है n अपॉन n का मैग्नीट्यूड। तो प्रॉब्लम में ये दिया होगा नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, तुम्हें चाहिए n कैप। तो n कैप का मतलब ये वेक्टर दिया होगा प्लेन से 90 डिग्री पर, तुम्हें उसी डायरेक्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर। तो n कैप ऐसे निकाल लेते हैं, ये जो n दिया होगा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना और फिर इसमें रख देना, इसमें कुछ नहीं, r डॉट n कैप रख देना और इक्वल टू p। अब ये जो अपॉन वाली टर्म आएगी इसमें ये इधर आ जाती है बस। तो इसमें कोई खास ऐसा फॉर्मूले नहीं है। चौथा जो पॉइंट है, प्लेन के बारे में बताना है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये भी बहुत इजी है, इसके लिए तो प्लेन की इक्वेशन दी होगी। जैसे ये दी होगी r डॉट, ये तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे दी होगी, तो वेक्टर फॉर्म में हम तो फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दी होगी तो उसका एग्जांपल करवा देंगे। और दूसरी प्लेन की इक्वेशन होगी r डॉट n2 इज इक्वल टू q2। ये क्या है, दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है। हाँ यहाँ लिख दिया है, ये क्या है, दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन्स ऐसे दी होगी। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये वही निकालते हैं जो प्लेन के बीच का एंगल होता है वो इनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। जैसे उनके नॉर्मल L1 और L2 के बीच का एंगल निकालेंगे तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू N1 डॉट N2 अपॉन इनके मैग्नीट्यूड। इसमें भी मॉड होता है यहाँ पे, क्योंकि दो प्लेन के बीच का एंगल जब देखते हैं तो वो 90 डिग्री से कम वाला देखते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए बताया था उसमें भी मॉड होता है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का ये है। अब हम ये वेक्टर फॉर्म में तो लिखवा दिया है, तो वही है जो वेक्टर में क्वेश्चन करने थे, बिल्कुल ऐसे करने हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं सारी जो वेक्टर में थी। अब हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में बताते हैं। यही एग्जाम्पल अब कार्टेशियन फॉर्म में बता रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन जब इसमें दी होगी, जैसे प्लेन की इक्वेशन है फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स x minus y plus 2z is equal to 5 and x minus 3z is equal to 4। जैसे ये दो इक्वेशन है, दो प्लेन की इक्वेशन है, अब इनके बीच का एंगल पूछा है, इनके बीच का एंगल। तो जैसे कार्टेशियन फॉर्म में है तो इनके नॉर्मल वेक्टर लिख लो, पहले प्लेन का
से 90 डिग्री पर, मतलब पहले प्लेन का नॉर्मल, इसका नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन वन, आइए प्लेन वन का है नॉर्मल वेक्टर, अभिलंब सदिश जिसे कहते हैं n1। तो ये कैसे करते हैं, इसे i इसकी जगह कर दें j, इसकी जगह कर दें k, x की जगह i तो i, y की जगह कर दें इसमें j, इसकी जगह i तो i, y की जगह j तो माइनस j, और इसकी जगह कर दें k, i माइनस j प्लस 2k। ये तो पहला हो गया पहले प्लेन का। इसी तरह दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर दूसरे का लिख रहे हैं n2 दूसरे प्लेन से। हाँ तो n2 ये जाएगा, इसकी जगह करते हैं i और y नहीं है इसमें तो z की जगह करते हैं k, ये आएगा i माइनस 3k, i माइनस 3k, क्योंकि y नहीं है उसमें तो y होता है उसके j करते, तो इसके कर दो i, इसके कर दो k, कांस्टेंट हटा दो। अब इससे कर लो, इसे cos थीटा इक्वल टू, तो वही घूम फिर के सारी चीजें वही आ रही हैं जो वेक्टर में थी, इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि जो वेक्टर है वो कर लेना, तो 3D तो अपने आप हो जाएगी उससे। तो n1 डॉट n2, तो इसमें i के साथ 1 है, इसमें 1 है तो 1 into 1, इसमें j के साथ 0 है तो वो तो टर्म 0 गई j वाली, और a के आएगा 1 बस, और एक आएगा -6, लेकिन मॉड है तो वो हो जाएगा -5 आएगा, 1 - 6 तो वो मॉड है तो 5 हो जाएगा, और अपॉन में इनके मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर 1 का, फिर -1 का, फिर 2 का, फिर आएगा अंडर रूट 6, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 10। अब इसमें भी रूट 2 है, हाँ इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, तो हो जाएगा 2, तो ये बचेगा रूट 3 और ये रूट 5, ये बचेगा रूट 2 इंटू रूट 5, ये इससे कैंसिल होकर आएगा रूट 5, तो रूट 5 1 2 रूट 2। अब इसे कैसे भी लिख सकते हैं, या तो इसे रैशनलाइज कर लेना रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और फिर थीटा की वैल्यू लिख देना कॉस इनवर्स करके, थीटा की वैल्यू लिख देंगे कॉस इनवर्स करके। नेक्स्ट जो बता रहे हैं हम, वो ये समझा रहे हैं कि अगर कोई प्लेन है, उसकी इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, और उसके पैरेलल कोई दूसरा प्लेन है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हाँ तो जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, वो बता रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। पैरेलल टू प्लेन ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन तो हमें दी है, ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और इसके पैरेलल ये प्लेन है, तो इसकी इक्वेशन हम क्या लेंगे, ये हमें अपने आप एज्यूम करनी पड़ेगी। इसके पैरेलल ये प्लेन है, तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं कि x y z की टर्म सेम लिख दो,
और बस ये कांस्टेंट बदल दो। ये प्लेन की इक्वेशन दी होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इस प्लेन की इक्वेशन दी होगी, तो इसके पैरेलल, इसके समांतर ये प्लेन है, तो उसकी इक्वेशन हमें क्या एज्यूम करनी है, एक्स वाई जेड की टर्म सेम कर दो ये, और ये कांस्टेंट बदल दो बस, जैसे डी की जगह ये कर दिया है d1। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दो प्लेन हैं तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर, ये जो है नॉर्मल वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर एक ही होता है। ये दोनों का ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा ये, क्योंकि पैरेलल प्लेन है। और नॉर्मल वेक्टर एक आना चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर से ही एक्स वाई जेड की टर्म बनती है। जैसे इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा अभी समझाया था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, वो भी होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर एक ही होता है, इसलिए एक्स वाई जेड की टर्म सेम होती है, बाकी डिफरेंट होती है। अब ये बता रहे हैं फॉर्मूला, अब बता रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। आप फॉर्मूला बता रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो एक प्लेन है हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, बताओ 11:30 पे। हाँ 10 मिनट और मान लो, थोड़ा लेट हो गए। करवा लो, ठीक ठीक है। एक प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by, और दूसरे प्लेन की ऐसे दी होगी। ये दो प्लेन की इक्वेशन ये दोनों गिवन नहीं है, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल नहीं लिखा होगा, लेकिन वो पैरेलल होंगे तभी इनके बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है। तो ये होगा कांस्टेंट का डिफरेंस, और इसमें ही मॉड लगा देना क्योंकि डिस्टेंस है। कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन में होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर है फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो वही कंडीशन है सब में। परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए क्या होता है, इनके नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये तो वेक्टर से चली आ रही है कंडीशन, लाइन के लिए भी यही है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए। और पैरेलल प्लेन्स कैसे चेक करते हैं, दो प्लेन पैरेलल है या नहीं? तो फॉर पैरेलल प्लेन्स ये होता है, उनके नॉर्मल में ये होता है n1 इज इक्वल टू लैम्डा n2। ये स्ट्रेट लाइन में भी समझा चुके हैं, तो उससे देख लेना, सेम कंडीशन है। बस प्लेन के नॉर्मल कैसे लिखते हैं आने चाहिए। तो पैरेलल प्लेन कब होते हैं, जब n1 इज इक्वल टू लैम्डा n2 होता है। अब कुछ कंडीशन है प्लेन और लाइन की। एक और इसमें फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट
फ्रॉम ए प्लेन। हाँ, ये फॉर्मूला है। एक तो इसमें पॉइंट ये गिवन होगा, पॉइंट होगा x1 y1, जैसे एक पॉइंट दिया होगा और एक प्लेन दिया होगा, प्लेन की इक्वेशन दी होगी ax अब इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस पूछी होगी या फिगर में समझा रहे हैं। जैसे ये प्लेन है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस कर लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये डिस्टेंस, तो ये आप यही डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे लिख दे रहे हैं ए बी करके। फिगर में दिखा दिया है ना, ये डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो ये है, ये पॉइंट इस प्लेन में रख देते हैं, तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, ये जो पॉइंट है प्लेन में रख देते हैं। और अपॉन में आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें क्योंकि डिस्टेंस है तो ये मॉड लगा देना, मॉड। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन का फॉर्मूला ये कि ये पॉइंट दिया होगा, गिवन होगा, ये प्लेन की इक्वेशन ये गिवन होगी, तो ये पॉइंट इसमें रख देंगे तो वो कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई कांस्टेंट आ जाएगी। मॉड तो इसलिए लगा दिया है क्योंकि वो माइनस में आएगी तो प्लस कर देना क्योंकि डिस्टेंस है। और अपॉन में आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कुछ कंडीशन है प्लेन और लाइन की। जैसे एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, इसके लिए प्लेन की इक्वेशन दी होगी। प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू क्यू, और लाइन की इक्वेशन ये दी होगी, ये होगी x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। लाइन की इक्वेशन ये होगी। अब ये एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, ये प्लेन है, ये लाइन है, तो एंगल यहां ये दिखा रहा है, ये एंगल पूछा है थीटा, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। तो इसके लिए प्लेन का नॉर्मल, लाइन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दी हो सकती है, दोनों में समझा लिया हमने, दोनों से ही लाइन का पहले। तो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और ये लाइन का, ये तो प्लेन का हो गया नॉर्मल, और ये लाइन का ये पैरेलल वेक्टर ये बी है। तो यहां पर दिखा रहा है ये एन और ये बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल ये, तो ये पूरा एंगल 90 है, ये जो पूरा एंगल है 90 डिग्री होता है नॉर्मल का, ये 90, तो ये थीटा है, थीटा में निकालना है, लेकिन ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, जो यहां दिखा रहा है ये वाला एंगल, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो इसमें पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन, वो जिसे बी से डिनोट किया है, ये होगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो बी ये ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें ये लगा देंगे जैसे इनके बीच का एंगल का कॉस,
वो वेक्टर से फॉर्मूला ये अब चौथी बार आ रहा है, बस ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा है बी एंगल इज इक्वल टू एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, इसमें भी मॉड कर देना। cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, हाँ तो ये जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो एन और बी लिखना ही बता रहे हैं 3D में, मेन यही बता रहे हैं कि यही कैसे लिखते हैं। एन का मतलब नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, वो आर के बाद डॉट में जो होगा वो होगा, और नहीं तो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड की जगह आई के कर सकते हैं। बस एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में कॉस की जगह साइन आ जाता है, वो समझा दिया है क्यों आता है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में कॉस की जगह साइन आता है, क्योंकि हम एंगल निकाल लेंगे, लेकिन नॉर्मल वेक्टर पता होता है और लाइन का पैरेलल वेक्टर पता होता है, तो इनके बीच में एंगल होता है ये थीटा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो दो वेक्टर ये हैं जिनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है ये वाला। तो जब फॉर्मूला तो कॉस का ही लगाया, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का ये है। अब इसके आगे कुछ और है कंडीशंस लाइन और प्लेन की, और कल फिर इसकी प्रॉब्लम भी करेंगे जो जेईई मेन में आई हुई है अभी 2021 में। लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें लाइन और प्लेन की कंबाइंड होती है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हमें बतानी है लाइन और प्लेन के लिए।